हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जल्दी आपको इस चैनल पर आपके फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आपका पिछले 2020, 18, फिर 19, 17, 16 सब में पूछा गया है आपका। तो आप इसी से समझ सकते हो कि कितने बार ये रिपीट किया है, वो आपको बताता है कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। फिर एक ये जो क्वेश्चन आपका जो है, आप लोगों से 5 क्वेश्चन बनाना होता है और 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो पर मार्क्स आपका जो पर क्वेश्चन होता है वो 16 मार्क्स कंटेन करता है। तो 16 मार्क क्वेश्चन देखिए, इसमें इस एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। सेकंड, आपको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। और थर्ड, आपको डिराइव करना है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा। तो द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसंट्रेशंस इन द रेट लॉज इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। और एग्जाम्पल में जैसे अगर आपको कोई रेट दिया होगा k a⁴ अल्फा b⁴ बीटा, तो इसका अगर आपको ऑर्डर निकालने को बोलेगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब आप मॉलिक्युलरिटी देखते हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है आपका द नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर सिमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग को आगे क्या है, हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों में। तो अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जब भी हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग पॉइंट वाइज करोगे और ऐसे लाइन बनाकर एक साइड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना, एक साइड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखना, और उस तरह से करना। पैराग्राफ वाइज मत करना, हमेशा इसको आप इस तरह से करना, लाइन करके उसके बाद करना, ये ज़्यादा सही रहता है आपका। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इट if the sum of the exponent of the molar concentration in the rate law equation। ठीक है, और molecularity का आपका पॉइंट है, it is the number of atom, ions और molecule that must collide with one another simultaneously so as to result into the chemical reaction। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है इट नीड नॉट टू बी, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पॉइंट है इट नीड नॉट बी अ होल नंबर, दैट इज इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो। और हमारे मॉलिक्युलरिटी का सेकेंड आपका पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। एटलीस्ट हम लोग 5 पॉइंट लिखेंगे, डिस्टिंग्विश करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपका है इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसको हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। और मॉलिक्युलरिटी का इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। और इसको हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उसका जो आपका इक्वेशन होगा उसको ऐड करने से, मॉलिक्यूल्स को ऐड करने से हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आपका ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस। The overall molecularity of a complex reaction has no significance. Molecularity of the slowest step is the same as the overall order of the reaction। ठीक है, अब देखिए आगे ये आपका फिफ्थ पॉइंट होगा आपका इवन द ऑर्डर ऑफ अ सिंपल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एज सीन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। और आपका फिफ्थ आपका इसका पॉइंट है आपका फॉर सिंपल रिएक्शंस द मॉलिक्युलरिटी कैन यूजुअली बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें क्या था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिराइव करना था आपको एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को जो आप निकालोगे ना वो आप लिख देना टॉपिक वाइज, कि आप टीचर को भी दिखे कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप खिचड़ी बनाकर नहीं रखे हो। ठीक है, तो हम लोग पहले टाइटल लिख दिए हैं टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन आर।
जो हमारा क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो R टेंड्स टू P, रेट क्या हो जाएगा माइनस dR/dt, और यहाँ पे आपका dR ये कहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा आपका KR, और फिर dR/dt जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस KdT के। R को आप इधर लाए हैं, K और dt को हम लोग RHS में लेके गए हैं। अब जब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा ln R और इधर हो जाएगा माइनस KT प्लस I, ठीक है। अब जब एट टाइम t इक्वल्स 0 हम लोग जब t इक्वल 0 पे निकालेंगे तो हमारा R जो होगा वो क्या होगा, R0 होगा। मतलब ये हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वेयर R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 किया था नेम, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी, इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अब क्या करेंगे, R की जगह पे हम लोग R0 डाल दिए, और T क्या है हमारा, यहाँ पे T0 है इनिशियल में। तो यहाँ पे आपका ये हम लोगों ने जो निकाला है ये T टाइम पे हम लोग का है, और ये जो है हम लोग निकाल रहे हैं इनिशियल में क्या होगा, तो ln R0 क्या हो जाएगा, वो I के इक्वल हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग इस I के वैल्यू को जब सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारा क्या हो जाएगा, ln R इक्वल्स माइनस KT प्लस ln R0, और इसको जब रीअरेंज करेंगे मतलब ln R0 को जब आप LHS में लाओगे तो ये हो जाएगा ln R माइनस ln R0। और हम लोग जानते हैं अगर लॉगरिथमिक वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हम लोग जानते हैं वो क्या हो जाता है, ln/R0 हो जाएगा इक्वल्स माइनस KT। तो ये आपका क्या आ जाएगा, K इक्वल्स आ जाएगा आपका, और फिर ये जो माइनस है, अगर माइनस को हम लोग इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका जो अंदर वाला है। तो ये हो जाएगा आपका ln R0/R हो गया ये, और T नीचे में आ जाएगा। तो K इक्वल्स जब हम लोग ln को हम लोग लॉग में चेंज करते हैं तो हमारा एक वैल्यू आ जाता है 2.303, ठीक है, बाई T log R0/R। यही आपका जो है रेट ऑफ कांस्टेंट का इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में भी आया है, 2018 में भी आया है, और आपको कई जगह पे आपको मिल जाएगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को आपको डिफाइन करने को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले तो व्हाट इज इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। तो इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम सबसे इजी इसका डेफिनेशन होता है, आप इसका डेफिनेशन कभी आप सब चीज़ का बोल सकते हो पर इसका डेफिनेशन कभी नहीं बोल सकते हो। और फिर हम लोग को इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है इंट्रोपी का, और फिर हम लोग को इंट्रोपी चेंज को एक्सप्लेन करना है इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होगा, सबसे हम लोग इसको, तो इसमें भी आपका क्या है, 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 पार्ट में भी सॉल्व होगा। फर्स्ट आपको हम लोग डिफाइन करेंगे इंट्रोपी को। तो इंट्रोपी होता है, इंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। द ग्रेटर द रैंडमनेस द हायर इज द इंट्रोपी, ग्रेटर द रैंडमनेस हायर इज द इंट्रोपी। सेकेंड आपका ये आपका और हम लोग लिखेंगे, तो इंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। इंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड द इंट्रोपी चेंज। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोपी चेंज कहते हैं। उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और इंट्रोपी चेंज को हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कैसे दिया जाएगा, डेल्टा एस इक्वल्स S2 माइनस S1, जहाँ पे एस आपका S2 क्या है प्रोडक्ट और S1 क्या है रिएक्टेंट का। अब हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे इंट्रोपी का, तो वो होता है आपका, इट मे बी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट मेनी प्रोसेसेस which are accompanied by an increase of entropy are also accompanied by an increase of randomness or disorder. एग्जाम्पल हम लोग एक लेंगे, फिर मेल्टिंग ऑफ एन आइस इज अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी के इंक्रीज की वजह से ही तो हमारा जो आइस होता है वो मेल्ट करता है। एट द सेम टाइम वी नो डैट द मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन द आइस हैव फिक्स्ड पोजीशन। जो हमारा H2O आइस में जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल होता है उसका क्या होता है, फिक्स पोजीशन होता है। बट एज सुन एज इट चेंजेस इनटू लिक्विड, पर जैसे ही वो जो हमारा आइस होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ H2O बिगिन टू मूव अबाउट फ्रीली। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं। डैट इज डिसऑर्डर सेट इन, और इन अदर वर्ड्स द रैंडमनेस इंक्रीजेज। और क्या होता है, रैंडमनेस हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया इंट्रोपी का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक था कि इंट्रोपी चेंज इज रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हम लोग जानते हैं 2 तरह का प्रोसेस होता है, एक तो रिवर्सिबल होता है, दूसरा इरिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस Reversible process is a process in which the process starts from step 1 and step
टू स्टेप 2 देन इट रिटर्न्स टू स्टेप 1, मतलब स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाता है, स्टेप 2 से फिर स्टेप 1 में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सियल प्रोसेस। और इरिवर्सियल प्रोसेस वो होता है आर दोज स्टेप इन विच द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है 2 पे जाता है बट डज नॉट रिटर्न बैक टू स्टेप 1, पर स्टेप 1 में फिर बैक नहीं आता है। एज वी नो इंट्रॉपी टेल्स द डिसऑर्डर ऑफ द रैंडमनेस इन द सिस्टम। इंट्रॉपी क्या होता है, वो डिसऑर्डर और रैंडमनेस बताता है सिस्टम का, एंड इट इज कॉज्ड व्हेन द मॉलिक्यूल मूव इन द जिगजैग मोशन। और ये कॉस्ट क्या होता है, जब मॉलिक्यूल जो होता है वो जिगजैग मोशन में मूव करता है। इट इज़ डिफाइंड फॉर बोथ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इंट्रॉपी जो होता है आपका इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों के लिए डिफाइंड है, पर हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम दैट इज डिसऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। डिसऑर्डर जो है आपका एंट्रोपी जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, वो निगेटिव कभी नहीं होगा। तो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। इट इज बिकॉज द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन द प्रोसेस मूव्स फॉरवर्ड एंड देन इट डिक्रीजेज व्हेन इट मूव बैकवर्ड। जब फॉरवर्ड होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करता है और जब बैकवर्ड होता है तो एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज मतलब आप देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी चेंज क्या है, जीरो है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हमारा एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है। बिकॉज व्हेन द रिएक्टेंट चेंजेस टू द प्रोडक्ट देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन रैंडमनेस। जब रिएक्टेंट आपका जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो हमेशा क्या होता है, रैंडमनेस होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट तो आएगा ही। हेंस एंट्रोपी चेंज कैन बी जीरो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बाकी का क्वेश्चन करेंगे। बाकी का क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो भी बता रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।